Pakistan's most watching legal awareness YouTube channel. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Assalamu alaikum friend and viewers. I hope all are fine. This is Mubashir Iqbal Chauhan, Advocate High Court and Legal Lecturer. सीरीज ऑफ लीगल लेक्चर्स के अंदर हमारा आज का सब्जेक्ट स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877, हमारा टॉपिक या क्वेश्चन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट क्या होता है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कब करवाई जाती है, कहाँ करवाई जा सकती है, कब नहीं करवाई जा सकती और क्यों नहीं करवाई जा सकती, कहाँ नहीं करवाई जा सकती, इन तमाम चीज़ों को आज हम कंप्रीहेंसिवली डिस्कस करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नए हैं तो लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के आगे रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन करना ना भूलें, ताकि मेरे फर्दर तमाम इंफॉर्मेटिव अपलोडिंग लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहे और उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहें। मेरा चैनल एक ऐसा चैनल है जिसकी मिसाल एक अंधेरे कमरे की है कि जब भी आकर उसके अंदर आप बटन को ऑन करेंगे तो हमेशा लाइट ही जलेगी। तो मेरे चैनल के ऊपर आकर भी जब आप विजिट करेंगे तो हमेशा आपको नॉलेज ही मिलेगा और इन्फॉर्मेटिव नॉलेज मिलेगा। तो इसलिए सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना और इसको शेयर करना ना भूला करें। ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है। अपने तमाम सोशल नेटवर्क्स के अंदर, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, फेसबुक पेजेस, फेसबुक ग्रुप्स के अंदर इसको शेयर ज़रूर किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे भी सपोर्ट करें ताकि मैं आपको इससे भी बेहतर, इससे भी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स, नॉलेज प्रोवाइड कर सकूँ। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल मैं आपको अपने लेक्चर्स की फ़ीस बताता चलूँ। मेरी फ़ीस आपने 3 स्टेप के अंदर पे करनी है। फर्स्ट स्टेप कम से कम 10 रुपये डोनेट करने हैं। सेकंड स्टेप कम से कम 2 लोगों की आपने हेल्प करनी है। थर्ड स्टेप मेरे पेरेंट्स के लिए दुआ, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे और उनका साया मेरे सर के ऊपर सलामत रखे। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। इस लेक्चर के जो नोट्स है वो मैं नीचे उनका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहाँ पर जाकर आप उनको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, कोई हर्जाना मुआवजा नहीं है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 हमारा टॉपिक या क्वेश्चन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इसका मैं ओवरव्यू देता चलूँ। बेसिकली ग्रेजुअली जैसे जैसे इंसान ने तरक्की की, इंसान आगे बढ़ा, तो इंसान ने बहुत से लॉज बनाए, बहुत सी नई चीज़ों को लेकर आया, नई अमेंडमेंट्स को लेकर आया, नए कवानीन को माशरे में उसने इन्फोर्स करवाया, एग्जिस्ट करवाया, इंट्रोड्यूस करवाया। बट फिर भी आहिस्ता आहिस्ता, जैसे कि सबसे पहले इसके ऊपर एक जनरल व्यू है कि जी लॉ को रोमन्स ने क्रिएट किया था, इनिशिएट किया था, इसको स्टार्ट किया था। लॉयर्स प्रोफेशन को भी वहीं से तकवीयत मिली थी, वहीं से इसको उन्होंने इनिशिएट किया था। तो रोमन्स ने सबसे पहले जो लॉ बनाया था वो क्राइम के साथ डील करता था, क्रिमिनल के साथ डील करने वाला लॉज। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता सिविल लॉज बनाए गए, फैमिली लॉज बनाए गए, टॉर्ट्स बनाया गया, इक्विटी, फर्दर स्पेशल लॉज, नैब, एंटी करप्शन। तो जैसे जैसे दुनिया तरक्की करती गई, नए से नए लॉज, नई से नई रेमेडीज़ अवेलेबल होती गई, पार्लियामेंट लॉज बनाती रही अवामुन्नास की फलाह बहबूद के लिए। लेकिन फिर भी ये सभी लॉज इंसान की बेसिक और बुनियादी ज़रूरियात को पूरा नहीं कर रहे थे। बहुत सी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस थी, बहुत से ऐसी एम्बिग्विटीज़ थी जो इन लॉज की वजह से या इन लॉज के होते हुए भी वो फुलफिल नहीं हो रही थी। तो फिर जैसे जैसे पार्लियामेंट ने, कानून दानों ने, लॉ स्पेशलिस्ट ने ये फील किया या ऑब्जर्व किया या महसूस किया, तो उन्होंने नए से नए लॉज बनाए। तो बेसिकली जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है ये भी लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की ही नेक्स्ट टर्म है, नेक्स्ट स्टेज है, नेक्स्ट इसकी डिवाइडेशन है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। जैसे कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का जो ओवरव्यू है वो कुछ यूँ है कि 2 पार्टीज अपनी कंसेंट के साथ एक एग्रीमेंट करती हैं, उसके अंदर एक्सेप्टेंस होती है, प्रपोजल होती है। जिन लोगों ने मेरा लेक्चर नहीं देखा वो जाकर मेरे चैनल को विजिट करें और प्लेलिस्ट के अंदर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लेक्चर्स को सुन लें, देख लें। एक पार्टी जो है वो प्रपोजल बनाती है, फिर उसकी ऑफर आती है, फिर एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन आती है, फिर रिजेक्शन, ये एक्सेप्टेंस। तो ये तमाम सिनेरियो के बाद एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो तरतीब दिया जाता है, मुरतब होता है। फिर उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ लाइबिलिटीज़ होती हैं जिनको फुलफिल करना दोनों पार्टीज़ के लिए इंतहाई ज़रूरी है। अब अगर एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ए एक शख्स है, बी दूसरा शख्स है, ए ने बी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि ए कहता है कि मेरा एक प्लॉट है लाहौर में, गार्डन टाउन के अंदर, तारक ब्लॉक में, 5 मरले का, और मैंने वो प्लॉट 50 लाख में सेल करना है। बी कहता है ठीक है जी, मैं इसके ऊपर एग्री हूँ, मेरी समझ में आता है ये प्लॉट इतने में। तो बी लाहौर गार्डन टाउन तारक ब्लॉक के अंदर 5 मरले का वो प्लॉट ए से स्टाम्प लिखवा लेता है। उसके अंदर ए को वो 20 लाख रुपए दे देता है। 30 लाख रुपए बकाया है जो कि बी ने तब देना है जब ए इसके नाम पर रजिस्ट्री करवाएगा, इसके नाम पर मुंतकिल करवाएगा उसको। अब ए कहता है कि मैंने इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं करना। तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो रेमेडी है हमारे पास वो ये है कि उसको कंपनसेशन डाल दी जाएगी अगर वो कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं कर रहा। तो ठीक है जी आपने 20 लाख रुपया लिया है बी से, ए ने,
तो लिहाजा आप इसको वापस कर दें और 20 के साथ आप 20 जुर्माना दे दें, जो एक यूजुअली चलता है कि उस अमाउंट की जितना ही जो आपने जुर्माना पे करना है, तो आप कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर दें, डिसमिस कर दें, डिस्चार्ज कर दें। बी भी कहता ठीक है। अब कुछ ऐसे केसेस भी आ गए कि जहां पर बी ने अड़ी ला ली कि मैं तो लेना ही लेना है, मैं इस तो बगैर मेरा गुजारा ही कोई नहीं है। इन केस ऐसी कुछ सिचुएशंस होती हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ए और बी एक शख्स है, सेम वही एग्जांपल। ए ने अपना प्लॉट तारक ब्लॉक गार्डन टाउन लाहौर के अंदर 5 मरले का 50 लाख में बी को सेल किया और टर्म्स एंड कंडीशन ये लिखी कि जी आप मुझे अभी 20 लाख रुपए दोगे, 2 माह बाद आप मुझे बाकी 30 लाख रुपए दोगे और मैं प्लाट जो है आपके नाम पर कर दूंगा। 2 माह का जब टाइम आता है तो ए कहता है जी मैं तो प्लाट आपको सेल नहीं करने वाला। ए को ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, उसके दिल में लालच आ जाते हैं, या वो वैसे जेन्युइन रीजंस की वजह से वो सेल नहीं करना चाहता। बी कहता है यार मैंने 20 लाख रुपए बड़ी मुश्किल से दिया था आपको और बाकी बकाया जो 30 लाख है उसका इंतजाम मैंने बड़ी मुश्किल से किया है। मैंने तो अपना जेवर बेच दिया, अपनी बेगम का ससुराल से जो आया जेवर था वो सारे का सारा मैंने बेच दिया और सस्ते था वो बेच दिया, और बेगम ने मुझे गालियाँ भी बहुत निकाली हैं। और मैंने तो फ़लाँ चीज़ बेच दी, फ़लाँ गाड़ी बेच दी, फ़लाँ बाइक बेच दी, फ़लाँ चीज़ बेच दी, इस तरह से मैंने ये पैसे इकट्ठे किए हैं। अब अगर मेरे पास जो मेरा 20, 30, 50 तोले जेवर था बेगम का, जो मैंने सस्ते औने बौने दामों बेच कर सेल कर दिया, और अब तो सोने की कीमत भी बहुत बढ़ चुकी है इन 3 माह के अंदर, तो अब तो अगर मैं वही सोना लेने जाता हूं तो मुझे 10-12 लाख का जो नुकसान हो जाएगा। इस तरह से तो ऐसे तो नहीं चलेगा। मुझे मेरा प्लॉट चाहिए जो टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफिल किया जाए। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के आने से पहले लॉ ये था कि अगर ए नहीं देना चाहता तो ए डबल जुर्माना दे बी को और प्लॉट ना दे। लेकिन अब बी ने अड़ी ला ली, बी ने आखिया जी मैं तो ये प्लाट लेना है, मैं इस तो अलावा कोई और प्लाट नहीं लेना, और मेरी तो बेगम का सोना बेगम, मेरी बेगम ने मैंने जानो मार देना कि मैं अगर घर वड़ गया थे। मेरी बेगम ने कहना कि अल्लाह दे बंदा मेरा सारा सोना भी बेच देता ही और प्लाट भी ना लेके आया तो क्या किया। तो बी कहता है कि जी मैंने ये प्लॉट लेना ही लेना है। अब 1872 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जब आया था, 1872 में जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया तो इसकी जो रेड्रेसल था, जो इसकी रेमेडी थी वो यही थी कि ठीक है जी ए डबल कंपनसेशन दे, 20 लाख से लिया था, 20 के ऊपर 20 जुर्माना दे और जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर दे, खत्म करते बस। लेकिन बी कहता है कि जी मेरा तो 20 से ज़्यादा नुकसान हो चुका है, मैं कैसे ले सकता हूँ, मैंने तो अपना सारा सोना बेच दिया, मैंने अपनी कीमती गाड़ी सेल कर दी, मैंने फलां घर सेल किया, फलां प्लॉट सेल किया, तो मेरा इससे गुजारा नहीं होगा, मुझे ये प्लॉट ही चाहिए। अब 1872 में ये लॉ था कि सिर्फ एक कंपनसेशन देगा, प्लॉट नहीं देगा अगर एक का दिल नहीं कर रहा बेचने को, तो जुर्माना मुआवजा हर्जाना देगा। लेकिन लॉ ने ये देखा कि देखें कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जहां पर एक के हर्जाना देने से, एक के मुआवजा देने से, डबल कंपनसेशन देने से भी बी रेड्रेसल नहीं हो रहा, बी की जो उसका राइट की वायलेशन हुई है उसकी दाद रसी नहीं हो रही, तो लिहाजा ये चीज़ काफ़ी नहीं। फिर उसके बाद 1877 के अंदर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आया, जिसका मतलब भी अगर आप इसकी वर्ड के ऊपर गौर करें, स्पेसिफिक मखसूस रिलीफ, ताउन करना, इंसाफ फरहम करना, उसको उसका हक लेकर देना। एक्ट एज यूजुअल काम, या आपका कोई ऐसी कोड ऑफ बुक ऑफ कोड की कोई बुक जो आपकी लॉ की बुक है उसको भी एक्ट कहते हैं। तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट ने यह कहा कि नहीं, जो एग्रीमेंट जैसे हो किया है उसको वैसे ही इन्फोर्स किया जाएगा। हाँ, दोनों पार्टीज की बाहमी रजामंदी से तो जुर्माने की सूरत में, मुआवजे हर्जाने की सूरत में हो सकता है, लेकिन अगर एक पार्टी भी कह रही है कि मैंने जैसा मुआहदा हुआ था वैसे ही इसको इन्फोर्स करवाना, तो उसको वैसे ही इन्फोर्स करवाया जाएगा। तो डेट इज कॉल्ड स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, कि जो मुआहदा, अब क्या होगा, इस एक्ट के आने के बाद बी अदालत में जाता है, अदालत को कहता है जी मैं तो अपना सब कुछ बेच चुका हूँ, बेगम का जेवर मैंने बेच दिया, बेगम ने तो मैंने बहुत मारना है जब मैं प्लाट ना ले आते, मैं अपना घर गाड़ी सब कुछ सेल कर चुका, तो मुझे मेरा प्लाट चाहिए, जो एग्रीमेंट हुआ था मैं 30 लाख देने को तैयार हूँ। ए कोर्ट जो है वो ए को कोर्ट में बुलवाएगी और बोलेगी हाँ भी आपका एग्रीमेंट हुआ था, जी हुआ था, क्यों नहीं दे रहे, जी बस आप मेरा दिल नहीं कर रहा। कोर्ट बोलेगी नो, अब आपका दिल करे या ना करे, अब आपको ये प्लॉट ट्रांसफर करना होगा, इसके बगैर तो गुजारा कोई नहीं, क्योंकि बी की बीवी ने उसको घर नहीं इंटर होने देना, वो बेचारा घर से जाएगा। तो लिहाजा कोर्ट उस कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाएगी जैसे वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। कोर्ट बी को बोलेगी 30 लाख रुपए आप ए के हवाले करें, और ए को बोलेगी आप प्लॉट जो है इनके नाम पर रजिस्टर्ड करवाएं। डेट इज कॉल्ड स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, यानी कि जो मुआहदा हुआ है, जैसे हुआ है, जिस तरह से हुआ है, उसको वैसे ही इन्फोर्स करवाने का जो अमल है, ये जिस लॉ से डील करता है वो लॉ कहलाता है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लेते हैं, इसका कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया, और जो ये सारा कॉन्सेप्ट था यही सारा मेरा नोट्स के अंदर जो क्वेश्चन है उसके अंदर भी सब कुछ ये है, बात थॉरली मैं उसको बता देता हूँ। रिलायंस सेक्शन जो इसका सेक्शन 12 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 का है, सेक्शन 12 इंटरप्रिटेशन ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, सेम वही है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट इज अ कंट्रैक्चुअल रेमेडी इन विच द कोर्ट गिव्स ऑर्डर टू पार्टी एक्चुअली परफॉर्मेंस ऑफ हिज प्रॉमिस
as soon as possible as it was decided at the time of formation of contract because monetary damages are insufficient of which जो damages A दे रहा था वो insufficient है, काफ़ी नहीं है B के लिए। डॉक्ट्राइन ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, डॉक्ट्राइन का भी मैंने अपनी एग्जांपल के अंदर बता दिया कि जो मुआहदा हुआ है उसको वैसे ही मखसूस अंदाज में उन्हीं टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर इन्फोर्स करवाने का जो अमल है दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। व्हेन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इज ऑर्डर, कब ऑर्डर होगा? या तो जब कोर्ट कहेगी, कोर्ट विल इन्फोर्स स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ओनली इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड, जब कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। इनवैलिड होंगे या इलीगल कॉन्ट्रैक्ट होंगे वहां पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवाई जा सकती। इसके आपको एक एग्जांपल भी देता चलो, 5 डिकेट थे, उन्होंने डिकेटी की कहीं पर, और जब हिस्सा बांटने की बारी आई तो 4 डिकेटों ने हिस्सा ज़्यादा रख लिया, 1 डिकेट ने हिस्सा कम रख लिया। तो जो 1 डिकेट था जिसको हिस्सा कम मिला वो कोर्ट से उसने रजू कर लिया जी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाई जाए मेरे इस मामले की। डिकेटी हमने मिलकर किया, मुझे हिस्सा इसलिए कम दे रहे कि मैं इनसे एज में छोटा हूँ और मैंने जो है वो ज़्यादा रोल प्ले नहीं किया। तो कोर्ट ने फिर उन चारों को भी पकड़वा लिया, उसको भी पकड़वा लिया, सज़ा अलग से दी। तो इलीगल जो कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे वहाँ पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं होगी। ये नहीं है कि आप डिकेटी करके कोर्ट में चले जाएंगे जी मुझे मेरा बराबर हिस्सा दिलवाया जाए जितना हमारी टर्म्स एंड कंडीशन में तय हुआ था। इसेंशियल ऑफ इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, इसेंशियल्स कौन से होंगे जो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल होगा? देयर शुड बी अ कॉन्ट्रैक्ट, उसका कॉन्ट्रैक्ट का होना जरूरी है। देयर शुड बी अ रिटन, वो रिटन फॉर्म के अंदर होगा। देयर शुड बी लॉफुली, उसका लॉफुली होना जरूरी है। कॉन्ट्रैक्ट मस्ट क्रिएट लीगल रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज, वो पार्टीज के दरमियान में एक लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करेगा, फिर उसको फुलफिल किया जाएगा। द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट हैव लॉफुल ऑब्जेक्ट, उसका जो ऑब्जेक्ट है वो लॉफुली होना चाहिए, इलीगल ना हो, अनलॉफुल ना हो। पार्टीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी कॉम्पिटेंट, जो पार्टीज है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उनका कॉम्पिटेंट होना जरूरी है, जिनकी एज 18 साल से ऊपर हो या 18 साल हो। द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी पॉसिबल टू परफॉर्म, कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्म करना मुमकिन हो, ये नहीं कि नामुमकिन हो फिर आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवा सकते। इसकी बहुत सी एग्जांपल्स हैं, लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैं इसको शॉर्ट वे के अंदर कर रहा हूँ। मेरी पहली एग्जांपल से आप तमाम चीज़ों को समझ लीजिएगा, वो बड़ी मैंने कंप्रीहेंसिवली दी है। व्हेन मॉनेटरी कंपनसेशन इज नॉट इनफ, जो कंपनसेशन दी जा रही है जैसे कि ए ने 20 लाख के ऊपर 20 लाख का मुआवजा दे रहा था वो काफ़ी ना हो, उससे ज़्यादा बी का नुकसान हो चुका हो। केस इन विच स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इन्फोर्सेबल, कहाँ पर इन्फोर्सेबल होगी? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ट्रस्ट, ट्रस्ट के जितने भी केसेज हैं। व्हेन नो स्टैंडर्ड एग्जिस्ट ऑफ एस्टैब्लिश डैमेजेस, कहां पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो एप्लीकेबल होगी? ट्रस्ट के केसेस में, या जहां पर कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस या डैमेजेस का कोई स्टैंडर्ड फिक्स ना किया गया हो। अगर स्टैंडर्ड फिक्स किया गया तो फिर डैमेजेस जो है वो अलाउड किए जा सकते हैं। अगर डैमेजेस का स्टैंडर्ड फिक्स नहीं किया गया तो फिर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ही फुलफिल की जाएगी। व्हेन मॉनेटरी कंपनसेशन इज नॉट सफिशिएंट, जैसे कि मैं बता चुका मॉनेटरी कंपनसेशन या जो पैसे की फाइनेंशियल मैटर्स हैं वो सफिशिएंट नहीं है। व्हेन पेक्यूनरी कंपनसेशन कैन नॉट बी गॉट, जब पेक्यूनरी या माली या पैसे के तौर के ऊपर जो कंपनसेशन है वो नहीं दी जा सकती या नहीं दी जा रही स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वहाँ पर। कॉन्ट्रैक्ट विच नॉट बी गॉट स्पेसिफिकली परफॉर्म्स, कौन से कॉन्ट्रैक्ट है जो स्पेसिफिकली परफॉर्म नहीं होंगे? वेयर कंपनसेशन इज मनी इन सफिशिएंट रिलीफ, जहाँ पर जो कंपनसेशन रकम की सूरत में दी जा रही है वो सफिशिएंट है। लाइक अदालत कहती है, एक कहता है कि जी मैंने ये नहीं बेचना, मेरी भी ये बीवी का प्लॉट है वो मुझे मार देगी, तो दोनों तरफ बीवियों का मसला आ गया। तो अदालत कहती है ठीक है जी आप ऐसे करें 20 के ऊपर 20 लाख नहीं, आप 30 लाख रुपए कंपनसेशन देते। डेट मीन कि ये जरूरी नहीं कि ऐसे ही हो, मैं एक एग्जांपल के तौर के ऊपर समझा रहा हूँ कि बी का अगर नुकसान 30 लाख का हुआ तो अदालत 30 लाख उससे कंपनसेशन दिलवा दे। तो जहाँ पर कंपनसेशन जो है ये सफिशिएंट हो एज ए रेमेडी तो वहाँ पर भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवाया जाएगा। वेयर कॉन्ट्रैक्ट रन्स इनटू मिनट्स और नेमलियस डिटेल, जहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो मिनट्स के अंदर या नंबरों के अंदर, नंबरिंग की डिटेल के अंदर ऐसे धड़ धड़ चल रहा हो, वहाँ पर भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मुश्किल हो जाती है। जैसे कि ये कसिनोज वगैरह के अंदर जो नंबरिंग की गेम होती है वहाँ पर वो मैं तो नहीं खेलता, जो खेलते होंगे उनको पता होगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ डिटरमाइन नेचर, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिनकी डिटरमाइनिंग नेचर होगी, यानी कि उनको डिटरमाइन कर दिया गया होगा, उनकी टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल कर दी होंगी, तो ऐसी सूरत में भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की जरूरत नहीं पड़ती। यानी कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में ही लिख लेते हो कि अगर आपने मुझे प्लाट ना दिया तो इसके बदले आप इतना मुआवजा दोगे, तब भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं होगी। ये बात भी गौर रखिए, जहन नशीन रखिएगा। कॉन्ट्रैक्ट विच इन्वॉल्व द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कंटिन्यूस ड्यूटी विच कोर्ट कैन नॉट सुपरवाइज, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पर भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं होगी। नेक्स्ट हेडिंग है जी प्रिक्लूड रिमार्क्स, क्वेश्चन इज कंप्लीट। आई होप ये लेक्चर आपके लिए फायदेमंद साबित हुआ होगा। मेरी वीडियोस को लाइक करना और अपने तमाम सोशल नेटवर्क्स के अंदर शेयर करना ना भूला करें। अपने तमाम हल्का अहबाब में, अजीज़ों कारब में, दोस्तों, क्लास फेलोज़ के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, फेसबुक ग्रुप्स के अंदर, फेसबुक पेजेस के अंदर दोबारा हाजिर होगा एक नई सीरीज़ में नए लेक्चर्स के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। वस्सलाम।